प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का जो आप देख रहे हैं, जो नया सिलेबस ऐड किया गया है, इसके लिए मैंने आपको जो परीक्षा में निश्चित तौर पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने बनाए हैं। और आपको पता है 15 क्वेश्चन तो इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का एक पैसेज अनुच्छेद आएगा। वो पैसेज भी मतलब पर्यावरणीय भाषा में होगा और हमने उसी भाषा के रूप में वो हमें अनुच्छेद आपके लिए तैयार किया है। मैं आपको 100% ये बात बताता हूं कि यही प्रश्न हैं वो एग्जाम में आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना, सीख लेना, देख लेना। देखिए, मैं आपको इन 20 क्वेश्चन का ये वीडियो आपको बताता हूं। आपको यही टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, जो मेरे वीडियो में नए विद्यार्थी शामिल होते हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनके लिए मैं बता दूं मेरा परिचय। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव राजपुरा का रहने वाला हूं। मैं पिछले 37 साल से मेरे छोटे से गांव राजपुरा में एक छोटा सा विद्यालय संचालित करता हूं और उसी विद्यालय में मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करके उनमें चयनित करवाने का काम करता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा जो पिछला 37 साल का अनुभव है उसमें मैंने मेरे एक छोटे से गांव से और कुछ आस पड़ोस के गांव से मैंने 500 से अधिक विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में चयनित करवाया है। और उसका परिणाम यह है कि आज ये बच्चे वहां से पढ़ने के बाद में विभिन्न डिपार्टमेंटों में अधिकांश बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, 2 विद्यार्थी तो हमारे जो ये लेफ्टिनेंट के रूप में आज सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद में आज बड़ी बड़ी कंपनियों और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इन विद्यालयों में पढ़ने के बाद में डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा गांव छोटा सा गांव है, 400 साढ़े 400 घरों की बस्ती। इसमें आज 50 से भी अधिक डॉक्टर हैं। और ये जो लोग विद्यार्थी हैं वो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ही लगभग पढ़े हुए हैं। और 2 विद्यार्थी हमारे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी जो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी तो आज शिक्षक के रूप में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को चयनित करवाया है और मैंने जिस तरह से ये सिलेबस पढ़ाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में उससे अलग कुछ आने वाला नहीं है। मैं पूरा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ाऊंगा रिकॉर्डेड वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए, आज जो परीक्षा में निश्चित तौर पर आने वाले जो 20 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना और इनको समझ लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो नया सिलेबस EVS का हमारा नवोदय विद्यालय समिति ने लागू किया है, इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही स्पष्ट और डिजिटल बुक है वो तैयार की है। केवल 99 रुपए में आपको मिल जाएगी। आप हमारा जो नवोदय एकेडमी ऐप है बाय SP सर, इसको डाउनलोड कीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, इश्यू हो बुक खरीदने में, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 9602411618। ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से इनको लिख लेना। और ये देखिए डिजिटल बुक है जो हमने आपके लिए 99 रुपए में पूरा का पूरा सिलेबस इसमें समाया है, स्पष्ट भाषा में पूरा, मतलब ये प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है। फिर उस टॉपिक के नीचे आने वाले संभावित प्रश्न उसमें दिए हुए हैं। आपको चित्र सहित बहुत ही सुंदर ये बुक केवल 99 रुपए में मिल सकती है। तो चलिए अब आगे हम
जो 20 संभावित प्रश्न आपको निश्चित तौर पर इस परीक्षा में आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। अब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अपना इधर देख लेंगे और हिंदी मीडियम को मैं पढ़ के बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने ये 21 क्यों डाला है, यानी 1 से लेकर 20 प्रश्न है वो आपको जो हमारा मानसिक योग्यता है, तर्क शक्ति, उससे संबंधित आएंगे। उसके बाद में 21 नंबर का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, वो ईवीएस का होगा। जल चक्र में जलवाष्प किस प्रक्रिया द्वारा बादलों में बदलती है। जल चक्र का जो टॉपिक है ईवीएस में, उसमें कह रहा है जल चक्र में जलवाष्प किस प्रक्रिया द्वारा बादलों में बदलती है। अब इसमें देखिए, पहला दिया है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और अफवाह। तो वाष्पीकरण के बाद में जब वाष्प सूर्य की गर्मी पाकर ऊपर उठती है और ऊपर ठंडी हवा में जाकर मिलती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। तो जल चक्र में जलवाष्प किस प्रक्रिया द्वारा बादलों में बदलती है, संघनन की प्रक्रिया में। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना ये देख लेंगे, कॉन्डेंसेशन, ये है प्रक्रिया, वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अपना ये देख लेंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी वैसे तो संसार की सबसे ऊंची चोटी ये अलग प्रश्न है, और भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, ये इनमें डिफरेंस करना, इसमें आप कंफ्यूज में मत रह जाना। संसार की सबसे ऊंची चोटी तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, कंचनजंगा। देखो इसमें नाम दिया नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजंगा। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अपना देख लेंगे। अगला है, मिट्टी का अपरदन मुख्यतः किसके कारण होता है। सोइल इरोशन इज मेनली काज्ड बाय। तो मिट्टी का अपरदन यानी कटाव, अपरदन किसको कहते हैं, कटाव को, यानी वो मुख्यतः किसके कारण होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, वायु और जल, पौधे और पेड़, जंतु, मनुष्य द्वारा भवन निर्माण। तो मिट्टी का कटाव है, अपरदन किस कारण से होता है, वायु और जल। तेज वायु और जल मिट्टी को बहाकर ले जाते हैं, इनसे मिट्टी का अपरदन यानी कटाव होता है। तो ये होगा विंड एंड वाटर। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को किस अंग द्वारा लिया जाता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन है वो कौन से अंग के द्वारा लिया जाता है, यानी ये हार्ट है, लंग्स है, लीवर है या किडनी है। तो फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के में लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, लंग्स होगा। रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, भोजन को पचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, हड्डियों को मजबूत करना और वायरस से लड़ना। तो रक्त है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। आगे अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा नियम सही है। तो देखिए, बहुत अंधेरे में पढ़ना, बहुत पास से टीवी देखना और पर्याप्त रोशनी में पढ़ना और मोबाइल को आंखों से सटाकर देखना। अब आप देखिए कि हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा नियम सही है। हमें बहुत अंधेरे में पढ़ना चाहिए क्या, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। बहुत पास से टीवी देखना, नहीं। मोबाइल को आंखों से सटाकर देखना, तो हमारे लिए कौन सा नियम सही है, पर्याप्त रोशनी में पढ़ना चाहिए। आया समझ में। और इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, रीडिंग इन प्रॉपर लाइट, देख रहे हैं आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। दिखाई दे रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। तो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ों की छाया, उद्योगों का धुआं, साफ जल, वर्षा। तो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है उद्योगों का धुआं, इससे वायु प्रदूषण फैलता है।
क्या होगा? स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो कल कारखानों का जो धुआं है वो हमारी वायु को प्रदूषित करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, उद्योगों का धुआं। जल प्रदूषण का कारण नहीं है, यानी जल प्रदूषण किस कारण से नहीं होता है? विच इज नॉट ए काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, कारखानों का गंदा पानी, सीवेज का पानी, नदियों में प्लास्टिक फेंकना, वर्षा का स्वच्छ जल। आप देख रहे हैं जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं? ये तो जल प्रदूषण का कारण है। कारखानों में गंदा पानी फेंकना, ये तो प्रदूषण का मुख्य कारण है। सीवेज का पानी, नदियों में प्लास्टिक फेंकना, इन सब से जल प्रदूषण तो है। तो किससे नहीं होता? वर्षा का स्वच्छ जल, इससे जल प्रदूषण नहीं हो सकता। तो ये कारण नहीं है। तो आगे समझ में? क्लीन रेन वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? श्वसन द्वारा करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, या पाचन द्वारा करते हैं, या अवशोषण द्वारा? तो पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वाई? फोटोसिंथेसिस, ये है हिंदी वाले, प्रकाश संश्लेषण द्वारा है वह पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी न तो कबूतर है, न कौवा, न तोता, तो क्या है? मोर। मोर है, वो हमारा नेशनल बर्ड है। आगे समझ। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? ऐसा ही, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो केला, नारियल, अमरूद ये तो है नहीं। कौन सा है? मैंगो। मैंगो है, वो हमारा नेशनल फ्रूट है इंडिया का। विच आर द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? इज मैंगो। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? पुष्प, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? फूल। तो ये है, पहला है गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली, रोज, लोटस, सनफ्लावर और जैस्माइन। तो ये है आपका कमल है, वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। आगे समझ में। अगला है, भारत की किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यानी भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में पैदा होता है, उसको ही चावल का कटोरा कहते हैं। विच इंडिया स्टेट इज कॉल्ड द राइस बॉल? यह है हमारा पंजाब। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? पंजाब। यह है राइस बॉल। अगला है, दीपावली किसका त्योहार है? अब इसमें आंसर दिया हुआ है, प्रकाश का पर्व है, फसल का त्योहार, वर्षा का त्योहार, हिमपात का त्योहार। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, फेस्टिवल ऑफ रेन, फेस्टिवल ऑफ स्नोफॉल। तो दीपावली आप जानते हैं ये प्रकाश का पर्व है। दीप जलाए जाते हैं, चारों ओर रोशनी की जाती है। तो दीपावली कैसा त्योहार है? दीपावली प्रकाश का त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता क्या है? ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हो ठंडा मौसम थोड़ी होता है ग्रीष्म का, तेज हवा, अधिक गर्मी। तो यहां क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ समर सीजन? ये है हाई टेम्परेचर। तो आपको अच्छी तरह से ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूं आपको कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो नवोदय का एग्जाम होगा इसमें मिलेंगे आपको। अब देखिए, ये 15 क्वेश्चन आने के बाद में एक पेशेज आएगा और उस पेशेज में होंगे 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न होंगे और उनका आंसर इसी पेशेज के भीतर आपको मिलेगा। अच्छी तरह से पढ़िए और इनका आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या लिखा हुआ है? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची
चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर है। ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको अपना देख लेंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इट्स हाइट इज अबाउट 8,848 मीटर्स अबाउट सी लेवल। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर स्थित है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हर साल कई पर्वतारोही जो पर्वत पर ऊंची चोटियों तक जाते हैं, इसे चढ़ने की चुनौती स्वीकार करते हैं। पहली बार 29 मई सन 1953 को तेंजु नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा था। कब? 29 मई 1953 को। सबसे पहले ये जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं, वो 29 मई 1953 को इस चोटी पे अपना देश का झंडा लहराया था और उसने पहुंचकर इतिहास रचा था। एवरेस्ट पर मौसम बहुत ठंडा और कठिन होता है। पहाड़ियों पर चढ़ना बड़ा कठिन है, इसलिए यहां चढ़ाई करना बहुत जोखिम भरा होता है। तो यहां इस चोटी पर जाना कोई आसान चीज नहीं है। तो यह है माउंट एवरेस्ट के बारे में ये जो पैसेज है। अब इसकी प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्यों है? यानी ये सबसे ऊंची चोटी क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, इसलिए ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्यों? कि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। बिकॉज इट हैज द ग्रेटेस्ट हाइट, सबसे ऊंची है, ऊंचाई अधिक है। दूसरा है, माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? तो ये आल्पस पर्वत में है या हिमालय पर्वत में है या सह्याद्री पर्वत में है या अरावली पर्वत में है? तो आपने पढ़ा होगा ये हिमालय पर्वत में है, इन द हिमालय। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, लगभग 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8,848 मीटर। ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को और क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को और दूसरा नाम मैंने आपको बताया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत के नाम से भी इसको पुकारा जाता है माउंट एवरेस्ट को, विश्व की छत। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब चढ़ाई की गई थी? साफ लिखा हुआ है पैसेज में, देखो, पहली बार 29 मई 1953 को ये तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने चढ़ाई की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 मई 1953, 29 मई 1953। तो ये अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ना चाहिए, पढ़कर इसमें इनके आंसर अंदर ही ढूंढने हैं। एक बार समझ में नहीं तो पैसेज को 2 बार पढ़ो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है वो इसके अंदर ही इनका आंसर मिलेगा। तो आपको ये 15 क्वेश्चन इस तरह से ईवीएस कहेंगे और एक पैसेज वो भी ईवीएस की लगभग भाषा में आने की संभावना इसी तरह से, समझ गए? तो ये मैं समझता हूं कि ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे आपके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने की संभावना पूरी। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है वो आप घर बैठे तैयारी करने के लिए खरीद सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा सभी सब्जेक्टों का जो सिलेबस है वो समाहित है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का जो नया जोड़ा गया है वो है, मैथमेटिक गणित का हो, चाहे रीजनिंग तर्क शक्ति का हो, या हिंदी लैंग्वेज भाषा हिंदी भाषा का हो, पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस रिकॉर्डेड बैच में मिलेगा। ये घर बैठे तैयारी करने के लिए आप 1999 में हमारा बैच खरीद सकते हैं। और इसके लिए आप हमारा जो नवोदय एकेडमी बैच है बाय एसपी सर, इसको डाउनलोड कीजिए
कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो आप हमारा मोबाइल नंबर है 9602411618, इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी आपको बुक खरीदने में या हमारा रिकॉर्डेड बैच करने में कोई भी तरह का इश्यू या प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप और मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।